नहीं नहीं, कुछ पूरा नहीं करना मुझे, अभी बस आराम करना है। गुड नाइट। अन्नू इतना बोल अपनी आंखें मींच अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने में लगी थी। उसे रुद्रा का यूं पास आना हर वक्त बेचैन कर देता था, और खासकर उसका स्वीट बिहेवियर। वहीं रुद्रा उसकी हरकत देख एक पल को मुस्कुरा देता है, फिर बेड से उठते हुए अपना फोन लिए अन्नू को एक नज़र देख वॉशरूम में चला जाता है। अन्नू वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुन एक चैन की सांस लेते हुए अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाल जल्दी से बैठते हुए खुद से कहती है, क्या हो जाता है अन्नू तुझे? ये जब भी करीब आते हैं तू बेकाबू क्यों हो जाती है? हाय भगवान जी, मैं क्या करूं, आप ही बताएं। पहले इतने अकड़ू थे तब हजम नहीं होते थे, और अब इतने स्वीट हो गए हैं तो अब हजम ही नहीं हो रहे हैं। आपको पता है इनका मूड पिंग इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ये सच मानूं आंखों में छुपे प्यार को या कभी कभी इनकी दर्द भरे गुस्से को। क्या भगवान, जो मैं फील कर रही हूँ इनकी आंखों में, क्या वो सच है? क्या ये भी मेरे लिए वही फील करते हैं जो मैं करती हूँ, या फिर एक बार ये मेरा दिल का वहम है? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनु ऐसे अपना सिर पकड़ लेती है और कुछ सोचते हुए बेड से टिक अपने सोच में डूब जाती है। कुछ पल में रुद्रा नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है तो अनु की आंखें झट से उस आवाज़ से खुल जाती हैं। रुद्रा ने इस वक्त बाथरोब पहना हुआ था जिससे उसके बोर्ड शोल्डर काफ़ी हद तक विजिबल थे। उसके माथे अब भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था जो उसके गालों के साइड से फिसल उसके जो लाइंस पर पिघलते हुए बॉडी को छू रहा था। यह सब देख बेचारू अन्नू ब्लैंकेट में खुद को छुप चोर नज़रों से खुद के पति को लाइंस नज़रों से देख रही थी। रुद्रा इस वक्त काफ़ी सीरियस हुए अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। फिर वो जैसे ही अन्नू की तरफ देखता है तो अन्नू झट से अपने मुंह ब्लैंकेट से ढक लेती है। रुद्रा बिना कुछ कहे जल्दी से बालकनी की तरफ जाकर किसी को कॉल पे काफ़ी सीरियस टोन में कहता है, अभी और नहीं, कुछ वक्त उसे यूं ही तड़पने दो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल रुद्रा फ़ोन कर जल्दी से अपने कपड़े पहन तैयार होता है। अनु उसे तैयार होता देख समझ जाती है कि वो वापिस जा रहा है, पर अन्नू का मन नहीं था उसे जाने देना, इसलिए उदास नज़रों से उसे देखती है। अब तक एक नौकर अन्नू का ब्रेकफास्ट कमरे में रख जाता है। रुद्रा उसे लेकर अन्नू के पास जाता है और उसे ब्रेकफास्ट फिनिश करने को कहता है और अपना लैपटॉप सोफे पर लिए कुछ मेल चेक करने लगता है। अन्नू का तो बिल्कुल मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, पर रुद्रा के गुस्से का सोच वो थोड़ा बहुत खा लेती है। रुद्रा उसका खाना खत्म होता देख अपना लैपटॉप बंद कर उसके पास आता है और उसे दवाई देते हुए उसे आराम करने का बोलता है। अन्नू कुछ न कहते हुए बस सिर हिलाकर अपना सिर नीचे कर लेती है। रुद्रा उसकी उदासी देख उसके पास बैठ उसके गर्दन पर हाथ रख उसका सिर हल्का उठाते हुए कहता है, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा, पर मैं जल्दी आऊँगा, अपना ख्याल रखना। अनु को रुद्रा का यूं चूमना काफ़ी अच्छा सा लगा। उसके मन को एक सुकून सा मिला। वो मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। रुद्रा अन्नू को बेड पर लेटा उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर जल्दी से बाहर चला जाता है। नीचे हॉल में सब रुद्रा के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे के भाव इस वक्त कुछ अजीब से थे। जब से उन्होंने न्यूज़ पढ़ा था मेरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया था, उसकी सारी कंपनियां डूब गईं और काफ़ी सारे फ्रॉड में मिस्टर मेहरा पकड़े गए, जिसकी वजह से मार्केट से लेकर हर जगह उनका करियर तबाह हो गया। वो इस वक्त जेल में थे जहां से अब जिंदगी भर
बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और साथ ही सबसे शॉकिंग खबर थी कि मायरा मिस्टर मेहरा की बेटी का रात से लापता है और साथ ही उस पर भी काफ़ी सारे केसेस हो रखे थे। वो भी अपने डैड के साथ फ्रॉड में शामिल थी और तो और 3 खून के भी इल्ज़ाम उस पर लग चुके थे। पहले उस नौकर का जो रुद्रा के घर में काम करता था और अन्नू को वहाँ लॉक किया था। दूसरा उस वेटर का जो रुद्रा को नशे की हालत में कमरे ले गया। और तीसरा 3 साल पहले का था जब रुद्रा पर पहली बार ड्रग्स का यूज किया गया था। पुलिस जो जोरों शोरों से मायरा की तलाश थी पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। एक पल में ही ऐसी तबाही आई कि मेहरा परिवार का नामो निशान मिटने को आया था। दादाजी को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मायरा कुछ ऐसा कर सकती है। वो तो कितनी भोली बने उसके सामने रहती थी और वो खून जैसा काम और कर रहा थी तो उसकी मायरा से मुलाकात हुई तब भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा। वो यही सारी बातें लिए कुछ परेशान थे। तभी रुद्रा के कदमों की आहट सुन सब सीढ़ियों की ओर देखते हैं। रुद्रा सामने देख सबके हाव भाव देख समझ जाता है कि क्या बात है। वो सबके बीच जाता है कि अच्छा जी आगे बढ़कर कहते हैं रुद्रा अन्नू कैसी है अब। रुद्रा शांति से उसकी तरफ बिना देखे ही कहता है अब ठीक है, बस डॉक्टर के सजेशन पर उसे आराम करने को कहा है, इसलिए उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। इतना बोर रुद्रा जाने को हुआ कि दादाजी अपनी जगह से खड़े होकर उसकी तरफ कुछ परेशान स्वर में कहते हैं रुद्रा तुमने न्यूज़ देखी मेहरा परिवार के बारे में और मायरा। वो इतना ही कहते हैं कि रुद्रा काफ़ी बेपरवाही से कहता है जो जिसके काबिल होता है उसे वही मिलता है हर बात को। इसलिए हम नहीं बैठ सकते दादाजी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बारे में ना सोचें ज़्यादा। मैं चलता हूँ। इतना बोल रुद्रा तेज कदमों से वहाँ से बाहर चला गया। दादाजी उसके भाव देख उन्हें कहीं न कहीं इसमें रुद्रा का ही हाथ लग रहा था। पर सवाल उनके मन में था कि आखिर क्यों। मेरा परिवार से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी और पुराना रिश्ता भी, जिस वजह से ही दादाजी को कुछ अटपटा सा लग रहा था। अच्छा जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो ये सब 25 साल पहले ही छोड़ दिए थे और रोहन उसे तो बस मायरा की बर्बादी को सुन मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे शुरू से मायरा कुछ खास पसंद नहीं थी और जब से उसने अन्नू की इंसल्ट की तब से कुछ ज़्यादा ही। शहर के दूसरे एक सुनसान एरिया में एक साथ 3 ब्लैक रंग की बिल्कुल एक जैसी कार रुकती हैं। बाहर से कोई भी उस कार को देख अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके अंदर कौन है। तभी 1 मिनट के बाद उस पहली कार का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से जिगर बाहर निकलता है। आसपास सिर्फ घना जंगल था, इसलिए वहाँ दिन में भी अंधेरा जैसा लग रहा था। जिगर अपनी घड़ी में एक वक्त देखते हुए आसपास चेक करता है, फिर बाकी सारे कार को देख बाहर आने का इशारा करता है। कार में से 4-5 बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और चारों तरफ जंगल में फैल जाते हैं। जिगर अपने पीछे का दरवाज़ा खोल खड़ा हो जाता है। उसमें से रुद्रा बाहर निकलता है और जिगर को कुछ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाता है। रुद्रा जिगर कुछ आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के झाड़ी को हटाते हैं जहाँ से एक खुफिया रास्ता निकलता है जो उन्हें एक सीक्रेट जगह की ओर ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वहाँ उजाला होने लगा और वहाँ काफ़ी सारे कमरे थे। जिगर रुद्रा को एक जेल जैसी जगह में ले जाता है जहाँ लोग रुद्रा के कैद में थे। रुद्रा एक जेल में एंटर करता है तो सामने एक लड़की कमरों के बीच
बीचों बीच बंधी होती है, उसके हाथ तो बंधे होते हैं। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसकी हालत काफी बुरी है और शायद मन ही मन अपनी मौत की दुआ भी मांग रही होगी। रुद्रा सामने खड़ा अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है तो एक आदमी एक बटन प्रेस करता है, जिससे उस लड़की के पैरों पर एसिड गिरने लगता है। वो लड़की दर्द से चीखते हुए अपना सिर उठा लेती है। वो लड़की और कोई नहीं मायरा थी। आज रुद्रा ने उसको वो हाल कर दिया था जो उसके जीने पर भी सवाल उठा रहा था। रुद्रा के दिल में रहम, वो भी अपनों को दर्द की वजह बने कातिल के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ तो सवाल उसकी पत्नी का था। रुद्रा ने अपने घर में सीक्रेट कैमरे भी लगवा रखे थे, जिसका पता घर पर किसी को नहीं था, जिस वजह से वो वक्त रहते अन्नू को ढूंढ पाया। और साथ ही ये बात भी उसे पता चला सबके पीछे मायरा थी और वो नौकर जिसे मायरा ने पैसों का हवाला कर अन्नू को उस जगह भेजा और बंद किया था। रुद्रा ने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो मायरा को छोड़ने वाला नहीं था। मायरा तो रुद्रा को देखकर डर चुकी थी, इसलिए वो उस नौकर को भागने का कह खुद भी देश छोड़कर जाना चाहती थी, पर रुद्रा की नज़र से वो बच नहीं पाई। कुछ वक्त पहले रुद्रा को मायरा के ड्रग्स कांड का भी अंदाजा हो गया था, लेकिन खुद पे आई तकलीफ तो रुद्रा एक पल माफ भी कर देता। लेकिन अन्नू की जान से खेलने वाले को वो कभी माफ नहीं कर सकता। उन्हें ही रातों रात सब तबाह कर दिया था, उसके परिवार की हस्ती भी। वो चाहता तो मायरा को पुलिस के हवाले कर सकता था या उसे एक पल में ही जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा करने वाला था। वो अब मायरा को उसे अंतिम सांस तक तड़प भरी मौत देना चाहता था। मायरा अपनी दर्द भरी चीख और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ सामने देखती है तो रुद्रा काफी गुस्से में उसे घूरता हुआ नजर आता है। मायरा जानती थी उसे उसकी गुनाहों की सजा मिल रही थी। वो रुद्रा को देख और डर सी जाती है, इतना कि माफी भी नहीं मांग पाती। रुद्रा बस उसे वैसा ही तड़पता देखना चाहता था जैसे अन्नू तड़प रही होगी। फिर रुद्रा वहां से चला जाता है और एक ऑफिस बने केबिन के अंदर जाता है और चेयर से सिर टिका अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक इशारा करता है। तभी सामने खड़ा आदमी बोलना शुरू करता है, बस आपने सही कहा था कि मायरा ये सब काम किसी और से करवाया था, क्योंकि मैडम की कमजोरी उसे पता नहीं थी। ये बात उसे उस दिन दोपहर में पता चली और साथ ही इस प्लान के आइडिया भी उस शख्स का था। मायरा नहीं जानती थी, वो बस मैडम से बदला लेने के लिए आतुर थी। इसलिए वो बिना सोचे समझे उस शख्स की बात मान बैठी। वही आदमी आज आपका पीछा कर रहा था ताकि वो मायरा तक पहुंच उसे बचा सके, लेकिन वक्त रहते आपको इसकी भनक लग गई और वो पकड़ी गई। वो आदमी काफी तेज है, उसका मकसद सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाना है, चाहे बिजनेस में हो या परिवार में। हमने काफी कोशिश की है, लेकिन अब तक हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। इतना बोल वो अपना सिर उठा लेता है तो जिगर उसे जाने का इशारा करता है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब कमरे में सिर्फ जिगर और रुद्रा थे। रुद्रा अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठा था, वो कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। जिगर चुपचाप खड़ा रुद्रा के कुछ बोलने का इंतजार करता है। करीब आधे घंटे के बाद रुद्रा एक गहरी आवाज में कहता है, सिराज। ये नाम सुन जिगर के जैसे कान हो खड़े हो गए हों। वो हैरान रुद्रा को देखता है। रुद्रा अपनी आंखें खोल जिगर को देख एक रहस्य अंदाज लिए कहता है, ये चूहे बिल्ली का अंदाज अब तक उसके अंदर से गया नहीं। अच्छा है, वो खेलना चाहता है तो अब वैसा ही होगा खेल, लेकिन चूहे की फिराक में नहीं, बल्कि शेर की दहाड़ में।
इतना बोल रुद्रा अपने जगह से खड़ा हो जिगर को चलने का इशारा करता है। जिगर रुद्रा की बातों की हर गंभीरता से वाकिफ था, इसलिए वो जानता था कि अब क्या होने वाला है। वो भी रुद्रा के पीछे चला जाता है। रुद्रा जल्दी से घर वापस लौट आता है। जब वो कमरे में आता है तो अन्नू अब तक उसे सोते हुए नजर आती है। वो धीरे से चल अन्नू के पास आते हुए उसके माथे पर हाथ फेर उसे माथे पर किस करता है, फिर सोफे पर अपना लैपटॉप लिए बैठ जाता है। अन्नू की नींद जब कुछ पल में खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने रुद्रा पर जाती है, जो अपने काम में काफ़ी बिजी था। उसका सीरियस चेहरा इस वक्त अन्नू को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि वो उसे देखते देखते शर्मा कर मुस्कुरा देती है। तभी उसके कानों में रुद्रा की आवाज़ पड़ती है, अगर मुझे देख मन भर गया हो तो फ्रेश हो जाओ, तुम्हें खाना खाकर दवाई भी लेनी है। उसकी बात सुन तो अन्नू जैसे हड़बड़ा सी जाती है। उसे नहीं लगा था कि रुद्रा को पता है कि वह उसे स्टेयर कर रही है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में हड़बड़ाते हुए भागते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देख रही थी आपको। इतना बोल अन्नू वॉशरूम में भाग जाती है। रुद्रा मुस्कुरा उठता है, फिर दोबारा अपने काम में लग जाता है। फिर रुद्रा अन्नू को खिलाकर उसे दवाई देकर वापस से अपने काम में लग जाता है। अन्नू को उठने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए वो बेड में बैठे बैठे अब बोर हो चुकी थी। उसकी नज़र बार बार रुद्रा पर चली जाती, जिससे अपने काम के धुन में जैसे कुछ याद ही नहीं होता। अन्नू बार बार उसे देख अपने वही सवाल दोहराती, क्या रुद्रा की आंखों में दिख रही एहसास को प्यार माने या एक परवाह का नाम दे कर छोड़ दे। शादी के बाद अब सब वैसा नहीं रहा जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए था। अन्नू तो बस उस वक्त इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रही थी, लेकिन सब बदल सा गया। अन्नू के दिल में रुद्रा के लिए बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन रुद्रा के दिल में क्या था इस बात से अन्नू अब तक अनजान है। वो तो उसके लिए एक बंद किताब जैसा था, पढ़ने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके दिल को रुद्रा के इकरार का इंतजार था। अन्नू जैसे सोच में डूबी बस रुद्रा को ताक रही थी कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। अन्नू अपना फ़ोन उठाकर जब चेक करती है तो उसमें एक मैसेज आया होता है, आई एम कमिंग सून। फिर आते जाते मैसेज में अन्नू खुद भी बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में वही शख्स अपने बेड पर हाथ से टेबल पर काफ़ी बेचैन सा बैठा था कि तभी उसके सामने खड़े आदमी के फ़ोन में आए मैसेज को देखकर वो अपने बॉस का शक्ल को देख काफ़ी डरी हुई आवाज़ में कहता है, बॉस वी हैव फाइल्ड। ये सुन वो आदमी अपनी आंखें खोल अपने आदमियों को देखता है, जिसके चेहरे पर डर के पसीने थे। वो अपने बॉस के गुस्से में बरसने का इंतजार कर ही रहा था। तभी उसका बॉस एक लंबी हंसी हंसते हुए कहता है, नो तुम्हें क्या लगा वो रुद्रा राय चौहान इतना बेवकूफ़ है? वो हवा में रहकर भी जमीन की चींटियों के आंकड़े गिन सकता है। उसे ये तक पता चल चुका होगा कि इन सब के पीछे मैं हूँ, सिराज। फिर एक नफरत की आग लिए कहता है, माय ओल्ड फ्रेंड रुद्रा, तुम मुझे यूं इतनी आसानी से नहीं हरा सकते खेल में। तो मैंने अब शुरू किया है, जब मैं अपना मास्टर कार्ड खेलूंगा ना, तब मैं भी देखता हूँ ये तुम्हारी खुशी कब तक यूं तुम्हारे पास ठहर पाती है। इतना बोल गुस्से से अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्नू अपने सारे काम निपटाकर जैसे ही कमरे में जाती है तो उसका ध्यान उसके फ़ोन में बार बार आ रहे मैसेज पे टूटता है। वो सब मैसेज चेक करती है तो काफ़ी सारे एक के बाद एक मैसेज आए हुए थे।
एक पल के लिए तो वो हैरान हो जाती है और उसके माथे पर सिलवटें पड़ गईं। फिर वह तैयार होकर दादाजी से परमिशन लेकर कार में बैठकर बाहर निकल गई। अन्नू की कार एक खूबसूरत होटल के सामने रुकती है। अन्नू धीरे धीरे चलकर एक बड़े से हॉल में जाती है। उसको खूबसूरत से सजाया हुआ था। अन्नू अपनी नजरें इधर उधर जाती है, फिर कहती है, कहाँ हो तुम रॉक स्टार? तभी उसके कानों में कुछ गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह देव था जो गाना गाते हुए उसके सामने आता है। जब देव का गाना खत्म हो गया तो अन्नू को कुछ अजीब सा लगता है। देव अन्नू के सामने आकर एक बॉक्स निकालकर घुटनों के बल बैठकर कहता है, आई लव यू अन्नू, आई लव यू सो मच। यह कहकर वह अपने प्यार का इजहार करता है। अन्नू उसका प्रपोजल सुन उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वह देव को एकटक होकर देख रही थी। अन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, इसलिए वह यहाँ से चुपचाप जाने लगती है। उसको वहाँ से जाते हुए देख देव कहता है, अन्नू तुम कहाँ जा रही हो? अन्नू उसकी तरफ बिना देखे हुए नफरत भरी आवाज़ से कहती है, तुम मुझे जाने दो। देव अन्नू के नाराजगी को समझते हुए अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहता है, नहीं, मैंने अपनी बात अभी तक तुम्हें पूरी तरह नहीं समझाया और जब तक ये बात पूरी नहीं होगी तुम नहीं जा सकती। देव जैसे ही अन्नू का नाम लेता है कि अन्नू काफी गुस्से में उबलते हुए उसे उंगली दिखा कर कहती है, अन्नू नहीं, मिसेज अन्नू रुद्रा राय चौहान। शायद तुम मेरी पूरी पहचान भूल चुके हो, तो मैं याद दिला रही हूँ, आई एम मैरिड। अब देव को भी कुछ तैस आ जाता है। उसे अन्नू का यूं रुद्रा के साथ अपना नाम जोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अन्नू को बाजू पकड़ गुस्से में कहता है, हाँ वही नाम की शादी, ना हक ना इज्जत और ना ही तुम्हारी खुशी। वो उसके आगे कुछ कहता कि अन्नू ने गुस्से में उसके गालों पर एक तमाचा जड़ते हुए कहती है, चुप। अन्नू देव को देख एक सख्त लहजे में कहती है, और मैं क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें मेरा और मेरे पति का जैसा भी पहले रिश्ता था वो अब दिल का रिश्ता बन चुका है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और कोई हमारे इस रिश्ते को चाह कर भी नहीं तोड़ सकता, न पहले न कभी और न अब कभी फ्यूचर में। इतना बोल अन्नू गुस्से से वहां से निकल जाती है। देव जो अन्नू की बात सुन उसकी आंखों में जैसे नमी सी आ गई। वो कभी अन्नू और रुद्रा के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता था। वो बस एक तरफा अपनी मोहब्बत को अपने दिल में संजोए रखना चाहता था। लेकिन जब इवेंट वाले दिन उसने अन्नू और रुद्रा के बीच के रिश्ते में अधूरेपन को देखा और साथ रुद्रा का अन्नू के प्रति बिहेवियर देखा तो उसे रुद्रा पर काफी गुस्सा आया था। अन्नू होटल से गुस्से में निकलकर चुपचाप घर आती है। वो गुस्से में थी या चिड़चिड़ी सी या दुखी उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो सीधा किचन में जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम के 2 बॉक्स लिए एक खिड़की के बैठ दोनों डिब्बा खोल उसे खाने लगती है। आइसक्रीम खाते खाते वो कुछ शांत तो हुई, लेकिन अब उसका मन उदास था। देव को ऐसे तकलीफ पहुंचाकर वो देव को कॉल कर अच्छे से समझाने और माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन उठाती है, पर स्विच ऑफ था। वहीं दूसरी तरफ रोहन तनिष दोनों एक साथ अभिनव के होटल पहुंचते हैं और एक रूम की चाबी लेते हैं। उन्हें जब भी कोई बात करनी हो या सेक्रेटिव कुछ शेयर करना हो तो या पार्टी करनी हो तो सब यहीं आते हैं। कुछ देर बाद सूरज भी आता है और तनिष
और रोहन के पास ही बैठकर बातें करने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है और अभिनव हैरान परेशान चेहरा लिए अंदर आता है और सोफे पर बैठता ही है कि सूरज मुंह बनाते हुए कहता है, ओ बावर्ची, ऐसी क्या आफत हो गई जो तुमने हमें यहाँ ऐसे बुलाया है? नहीं तुम किसी के साथ? सूरज इतना ही कहता है कि तभी अभिनव बोलता है कि देव ने भाभी को प्रपोज किया है। अनु अपना फोन चार्ज करने के लिए अपने कमरे में जाती है। रुद्रा को शांति से अपने लैपटॉप पे काम करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। वो रुद्रा को इग्नोर कर अपना फोन चार्ज में लगाकर बेड पर बैठ जाती है और आइसक्रीम का डिब्बा लिए उसे खाते हुए रुद्रा को देखने लगती है। रुद्रा अपने काम में व्यस्त था। उसे अन्नू के आने का होश तो था, लेकिन रुद्रा अपने कामों में ऐसे खोया हुआ था कि जैसे उसे किसी चीज का कोई होश ही ना हो। अन्नू गुस्से में अपनी आइसक्रीम की बाइट लेते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए कहती है, ये देखो मेरे पति को, इन्हें तो किसी चीज का होश ही नहीं। यहाँ बीबी को कोई बाहर वाला प्रपोज कर रहा है और एक है आपने इस 4-5 इंच के डिब्बे पर घुसे पड़े हैं। ये सही है भगवान जी, आपने इतना पावरफुल स्मार्ट इंटेलिजेंट पति तो दिया, लेकिन इनके अंदर बस फीलिंग देना भूल गए। फिर आइसक्रीम की बाइट लेते हुए रुद्रा से कहती है, सुनो, मुझे आपको कुछ बताना है। अन्नू की बात सुन रुद्रा के थिरकती उंगलियां रुक जाती हैं और अपने साइड में एक नज़र अन्नू को देखता है और वापस से अपनी निगाहें लैपटॉप पर गड़ाकर बिजी टोन में कहता है, अन्नू चम्मच को अपने मुंह में लेकर रुद्रा को देखकर कहती है, पहले वादा करें आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे बिना मतलब के जज नहीं करेंगे और हाँ, साथ भी मुझ पर शक और ऐसे इल्जाम नहीं लगाएंगे और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं। अन्नू रुद्रा का अपनी बात पर ध्यान न देते हुए देख मन ही मन रुद्रा के सर फोड़ने का सोच काफी जेंटली और नॉर्मल वे में कहती है, आज देव ने मुझे प्रपोज किया। ये सुन जैसे रुद्रा के थिरकती हुई उंगलियां हवा में ही रुक गईं और कान खड़े से हो गए। वो अपनी भौहें सिकोड़कर आंखें छोटी किए अन्नू की तरफ देखता है, जो अपनी आइसक्रीम के मजे लेते हुए डिब्बे को देख रही थी। रुद्रा एक झटके में अपना लैपटॉप टेबल पर रख अन्नू का आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथों से छीन फेंक देता है और फुर्ती से अन्नू की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर उसका सिर सोफे से टिकाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़क लहजे में कहता है, क्या कहा तुमने? अन्नू रुद्रा के इस एक्शन से काफी हड़बड़ा सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अन्नू लंबी सांसें लिए उसकी बात सुन हड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने जो भी कहा है, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, मुझ पर शक नहीं करेंगे, न फालतू के इल्जाम लगाएंगे। आप अपने वादे से पलट नहीं सकते। रुद्रा उसकी ये फालतू बातें सुन चिढ़ते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने अभी अभी जो कहा वो सच है? अन्नू मुंह बनाकर कहती है, आपको क्या लगता है मुझे खतरों से खेलने का शौक है? यूं ही आपको उंगली करूंगी, अब जो सच है वही कहूंगी ना। रुद्रा उसके चेहरे के एक एक भाव को घूरता हुआ उसकी बात सुन अपनी एक भावें उचकाते हुए कहता है, और ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? अन्नू उसके ऐसे कहने पर कुछ भड़क सी गई, क्योंकि उसे लगा कि रुद्रा उस पर शक कर रहा है। इसलिए वो भड़कते हुए रुद्रा के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, तो आपको क्या लगता है पड़ोसियों को बताना चाहिए या फिर इस डिब्बे को मेल करना चाहिए? फिर रुद्रा का कॉलर पकड़कर कहती है,
एक तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ और आप उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। वैसे भी शक करने भी आप क्या कर लेंगे? आपको कौन सा मुझसे मतलब है जो आपको फर्क पड़ेगा? मैं तो बस यही सोचकर आपको बता रही थी कि आपको इधर उधर से पता चले तो आप मुझे गलत ना समझें। लेकिन क्या फ़ायदा, आपको फ़र्क क्या पड़ता है? और तो और सबसे अच्छा वेडिंग गिफ्ट दिया था। अब तो कुछ महीनों में इसकी भी डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। तब रहना शक के साथ। मैं तो चली जाऊंगी, तब रहना सुकून से इस 4 इंच के डिब्बे के साथ। रुद्रा तो अवाक से बस अन्नू को देखे जा रहा था। वो आज काफी गुस्से में लग रही थी रुद्रा से, और आज तक उसने कभी भी अन्नू का शिकायत वाला रूप नहीं देखा था। जहां बीबी की शिकायत में छुपा उसका गुस्सा था, लेकिन उसकी वेडिंग गिफ्ट और डेडलाइन खत्म होने वाली बात सुन रुद्रा कुछ बेचैन सा हो गया, और साथ ही देव के प्रपोज करने पर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। वह अपनी भड़ास उतार कर रुद्रा की कॉलर को छोड़कर जैसे जाने को होती है, रुद्रा उसका हाथ पकड़कर वापस सोफे पर बैठाता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधा रुद्रा के ऊपर गिर जाती है। अन्नू रुद्रा के बाहों में लिपटी हुई थी। तभी उसके कानों में रुद्रा की आवाज़ पड़ती है कि अगर मैं यह कहूँ कि मैं वह कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता तो फिर। अन्नू तुरंत अपना सिर उठाकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती है और दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं।